हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने अच्छे से फेस्टिवल को एंजॉय कर लिया होगा और अपने साथ के साथ अपने स्टडी को भी कंटिन्यू रखा होगा। मैंने भी अपने फेस्टिवल के साथ स्टडी को चाहे थोड़ा बहुत टाइम दिया हो, बट कंटिन्यूटी रखी है। आप भी अपनी स्टडी में कंटिन्यूटी रखिए, तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने यूट्यूब के ऊपर 5-6 क्लास उपन्यास की करवाई थी विद स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग मेथड के पीछे मेरा एक ही रीजन था, क्योंकि जो हिंदी साहित्य होता है इसके अंदर कोई फॉर्मूला तो होता नहीं जिससे हमें इतनी सारी गद्य विधाएं याद हो जाएं। देखो, हम जैसे रीतिकाल आदिकाल को पढ़ेंगे, उसमें तो उसकी प्रवृत्तियां, उसकी विशेषताएं बता देंगे, तो इनका उद्भव का क्या कारण था, विकास का क्या कारण था। तो हिंदी में जो रचनाएं हैं उनके लिए, जैसे अब परीक्षा गुरु है या कोई और रचनाएं हैं, इनको देखो याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मैंने आपको स्टोरी टेलिंग मेथड के साथ पढ़ाया था। स्टोरी टेलिंग मेथड का बेनिफिट होता है कि हम लंबे समय तक किसी टॉपिक को याद रख सकते हैं। तो आज मैंने आपको जो उपन्यास करवाए थे, मैं उनकी आपको रिवीजन करवाऊंगी, क्योंकि वो बहुत समय पहले करवाए थे। इन 2-3 क्लास में आपकी रिवीजन करवा दूंगी। और मैं 99% गारंटी देती हूँ कि आपको जो भी मैं उपन्यास करवाऊंगी, आप कोई भी एग्जाम देना, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदी साहित्य का कोई भी एग्जाम हो, आपको इन उपन्यास से बाहर कोई उपन्यास नहीं मिलेगा। जो मैंने खुद अपनी स्टडी में पढ़ा है, मैं आपको सिर्फ वही करवाऊंगी। और प्लीज आप कंटिन्यूटी बनाए रखना मेरे साथ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी उपन्यास का विकास। ठीक है। उपन्यास का अर्थ होता है निकट रखा हुआ। और उपन्यास के बारे में, जैसे नाटक है, नाटक क्या होता है, उपन्यास क्या होता है, आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है। उपन्यास एक ऐसी विधा होती है जिसमें हम ऐसी कथा व कहानी होती है जो जीवन के किसी निकटता से झांकी प्रस्तुत करता है। उपन्यास एक ऐसा होता है जो किसी के पात्र, कोई भी पात्र होता है उपन्यास के अंदर, उसके जीवन की बिल्कुल निकटता से झांकी प्रस्तुत करता है। उसके जीवन के बारे में बिल्कुल मतलब पास जाके उसके जीवन के बारे में सब कुछ बताता है उपन्यास। हिंदी साहित्य में उपन्यास का आरंभ भारतेंदु युग से हुआ था। जैसे हिंदी में कहानी नाटक का विकास भारतेंदु युग से हुआ था, वैसे ही उपन्यास का आरंभ भी भारतेंदु युग से हुआ था। उपन्यास का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका से में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना, आप यहाँ पर फोकस कीजिए, अपूर्ण रचना, मालती है जो इसकी पूर्ण रचना नहीं है, ये क्या है, अपूर्ण रचना है, के लिए किया था। ठीक है। यहाँ पर आपको देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं, मैं साथ के साथ आपके क्वेश्चन बनाती चलूंगी। देखो, हरिश्चंद्र चंद्रिका कौन सी पत्रिका में, हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए प्रकाशित किया था। इनकी अपूर्ण रचना कौन सी है, मालती है। और जो हिंदी साहित्य है इसके अंदर बहुत सारे उपन्यासकार और रचनाकार हैं जो किसी उपन्यास को लेकर यही बोलते हैं कि ये पहला है, ये पहला है। जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास बोलते हैं। तो और यही हिंदी के अंदर पहला उपन्यास माना गया है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उसमें भी यही पूछा गया था, तो कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, मैंने बोला था परीक्षा गुरु। और किसने लिखा था, लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा था। और इसको मानते कौन है, ये हिंदी का पहला उपन्यास है, रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। ठीक है। तो आपको इन सभी को भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो देवरानी जेठानी उपन्यास है, देवरानी जेठानी की कहानी है, लिखा कहानी है। देखो, ये है उपन्यास, आपको कई बार पेपर के अंदर कंफ्यूज कर देंगे कि ये कहानी है या उपन्यास है। देखो, लिखा कहानी है पर ये है उपन्यास। ये कब प्रकाशित हुआ था, 1970 में। और भाग्यवती किसने लिखा था, सरदाराम फिलोरी ने। ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है। मैंने तीनों को इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी कोई एग्जाम होता है तो कई बार प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए कह देते हैं। तो आपको याद रखना है 1970 में देवरानी जेठानी की कहानी, और 1977 में आया था भाग्यवती उपन्यास, और परीक्षा गुरु 1982 में। ये तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो आपको अच्छे से याद रखना है। और फिर उसके आपको उपन्यासकार के बारे में भी याद रखना है। देवरानी जेठानी उपन्यास है, ये गौरी दत्त का है। भाग्यवती उपन्यास है, सरदाराम फिलोरी का है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार भी और इनके जो रचनाकार हैं, उपन्यासकार हैं, उनके अनुसार भी। अब मैं आपको हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट जो उपन्यास है वो करवाऊंगी।
देखो जो ये प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यास हैं, क्योंकि हिंदी के जो उपन्यास हैं वो 3 भागों में डिवाइडेड है ना। ये हिंदी जो प्रेमचंद है, प्रेमचंद को ध्यान में रख के हिंदी के जो उपन्यास हैं उनको डिवाइड किया गया है। ये जो प्रेमचंद के उपन्यास, प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यास है सभी। सबसे पहला है, जैसे इसमें आपको करना ही, देखो ये तो आपको तीनों तो करने ही है। उसके बाद आपको करना है बाल कृष्ण भट्ट को, इंपॉर्टेंट है ये, आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि जो इसके उपन्यास हैं बहुत बार हर एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट का सबसे पहला उपन्यास कौन सा है? नूतन ब्रह्मचारी। सेकंड कौन सा है? रहस्य कथा। और तीसरा है 100 अजान एक सुजान। देखो आप ट्रिक के साथ इसको ऐसे कर सकते हैं, बाल कृष्ण, जो छोटे, जब हमारे कृष्ण थे ना, कृष्ण भगवान जब वो छोटे थे तो वो क्या करते थे, वो एक ब्रह्मचारी की तरह रहते थे। और रहस्य कथाएं, जो देखो अब जो श्री कृष्ण की सभी लोग हैं ना, क्या करते हैं, उनके बचपन की रहस्य कथाएं सबको सुनाते हैं। रहस्य कथाएं किसकी हैं? बाल कृष्ण की, जो कृष्ण है उनकी हैं। 100 अजान एक सुजान, वो 100 अलग अलग तरीके की क्या करते रहते थे? अटखेलियां करते रहते थे। ऐसे आप याद कर लेना। राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास का मोस्ट इंपोर्टेंट उपन्यास है ये, निसहाय हिंदू। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। निसहाय हिंदू है ना, ये हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज के, जो मुस्लिम समाज का चित्रण किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। जो राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू है, हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज के चित्रण का अंकन किया गया है। और इसमें क्या है, गोवध निवारण के लिए, ये गोवध निवारण के लिए लिखा गया है। एक बार एक क्वेश्चन पेपर में आया था, जो ऐसा कौन सा उपन्यास है जो गोवध के निवारण के लिए लिखा गया है? वो है निसहाय हिंदू। और इसके रचना कौन है? राधा कृष्ण दास। देखो निसहाय हिंदू किसके लिए है? गोवध निवारण, गौ का जो वध करते हैं उसके निवारण के लिए। और गायें कौन रखते थे? श्री कृष्ण भगवान रखते थे। तो आप ऐसे करके इसके गोवध को श्री कृष्ण भगवान के साथ कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। और एक उपन्यास है, ये आपको अच्छे से, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये निसहाय हिंदू है, वो क्या किसका है? वो है राधा कृष्ण दास का। और जो एक आदर्श हिंदू है, ये है लज्जा राम का। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से याद रखना है। निसहाय हिंदू राधा कृष्ण का, और आदर्श हिंदू कौन है? लज्जा राम का है। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, इनको अच्छे से याद करना है। अब हम करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय को। इसको बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यासकार है, इसको अपने अच्छे से करना है। इसकी सिर्फ 2 रचनाएं हैं, 2 उपन्यास हैं, इनको अच्छे से याद रखना है। अध खिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ। जो ठेठ हिंदी का ठाठ है वो मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। आपसे ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ लेगा, मुहावरों की पाठ्य पुस्तक किसके उपन्यास को कहा जाता है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय के उपन्यास ठेठ हिंदी के ठाठ को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। तो अध खिला फूल तो इसका बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, उसके तो आप ईयर को भी याद रख लेना, इसके वर्ष को भी याद रख लेना। किशोरी लाल गोस्वामी, ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आपको इसको करना है, क्योंकि मैंने कई एग्जाम में इसके क्वेश्चन देखे हैं। यदि आपको इन उपन्यासकार की, इन रचनाओं के बारे में पता होगा तो आप ऑप्शन को अच्छे से निग्लेक्ट कर सकते हो। तो किशोरी लाल गोस्वामी का जो उपन्यास है, हम इसको ऐसे करेंगे, आदर्श बाला, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, अंगूठी का नगीना, तारा राजकुमारी। देखो आप, मैंने इसको ऐसे किया था, किशोरी लाल गोस्वामी, इसकी एक बेटी है, उसका नाम है कुसुम कुमारी, ठीक है। तो वो कैसी लड़की है? आदर्श बाला, बाला लड़की को ही बोल देते हैं ना, वो कैसी लड़की है? एक आदर्श लड़की, अच्छी लड़की है, कुसुम कुमारी, आदर्श बाला। उसके क्या है? हाथ में क्या है? अंगूठी का नगीना। उसने क्या पहन रखा है? अंगूठी का नगीना। और उसका जो नगीना कैसे चमकता है? तारे की तरह चमकता है। और वो कैसी है? एक राजकुमारी है। आप इसको ऐसे ही कर लेना। आप इस ट्रिक करवाने का मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि हम लंबे समय तक उसको याद कर सकते हैं, एग्जाम में इजिली हमें याद हो जाता है। मिस्र बंधु ने, जो ये 3 भाई हैं, इन्होंने उपन्यास लिखा था वीरमणि। और ये वीरांगना उपन्यास आपने इसको भी करना, ये लिखा था राम नरेश, ये राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा था इसको। आपको याद रखना है, आपको इसको ऐसे याद करना है, राम नरेश। नरेश कौन होता है? एक राजा होता है ना, राम नरेश। जो राम है वो क्या है? एक राजा है।
तो राजा कैसे हैं, वीर हैं। आप इस ट्रिक के साथ इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारा पार्ट स्टार्ट होता है देवकी नंदन खत्री को हिंदी में तिलिस्मी व अयारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। जो ये देवकी नंदन खत्री है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको इसको बहुत, जितने स्टार लगा लो उतने कम है। आपको इसको बहुत अच्छे से करना है। आपको ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन आपको ऐसे दे देंगे, देवकी नंदन खत्री को हिंदी में तिलिस्मी और अयारी उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो आप देवकी नंदन खत्री को करोगे, क्योंकि इसके साथ ऑप्शन में गोपाल गहमरी को भी दिया जाता है। देवकी नंदन खत्री कौन है, जो तिलिस्मी और अयारी उपन्यासों की रचना की। तिलिस्मी और अयारी उपन्यास क्या होते हैं, और तिलिस्मी और अयारी उपन्यास वो होते हैं जिसमें जादू टोना अलौकिक घटनाओं के बारे में, शक्तियों के बारे में बताया जाता है, बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। तो आप जो इसकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो फेमस भी हुई हैं और टीवी के ऊपर इनके बहुत सारे मतलब नाटक भी बने हैं इनके ऊपर। चंद्रकांता, संतति, चंद्रकांता, इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है चंद्रकांता। नरेंद्र मोहनी, इसका भी जीटीवी के ऊपर एक शो आता था। तो मैं ऐसे कोरिलेट करके कर लेती हूँ, तो आप भी ऐसे कोरिलेट करके कर लेना। नरेंद्र मोहनी और कुसुम कुमारी, ये तीन इसके बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। तिलिस्मी और अयारी उपन्यासकार के प्रवर्तक कौन है, देवकी नंदन खत्री है। और इसके जो उपन्यास हैं, आपको सभी उपन्यास इसके अच्छी तरह याद होने चाहिए। चंद्रकांता, नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र वीर, देखो ये तो बिल्कुल सिमिलर लग रहा है, नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र वीर, आप इनको भी याद कर लेना। मैं तो सभी को करती हूँ, क्योंकि हमें ऐसा ना बाद में फील हो काश में ये कर लेती। तो काजर की कोठरी, देखो वैसे भी हमें अलग सा लग रहा है, तिलिस्मी और अयारी सा ही लग रहा है। कोठरी में जब हम जाते हैं थोड़ा डर वगैरह सा लगता है, तो देखो तिलिस्मी वगैरह ही है। कोठरी, अनूठी बेगम वगैरह है, जैसे अलिफ लैला वगैरह सो थे, तो वो थोड़े ऐसे ही थे, चमत्कारी और अयारी से मतलब ऐसे ही थे। तो अनूठी बेगम, गुप्त गोदना और भूतनाथ पे तो आपको सब पता है, अमिताभ बच्चन की एक फिल्म भी थी। और ये इसका अधूरा है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, भूतनाथ अधूरा उपन्यास किसका है, देवकी नंदन खत्री का है। और एक ऐसे भी आ सकता है, इसको पूरा किसने किया था, इसको पूरा देवकी नंदन खत्री हैं, इनके बेटे हैं दुर्गा प्रसाद, उन्होंने इसको क्या किया था, दुर्गा प्रसाद खत्री, इन्होंने इसको क्या किया था, पूरा किया था। भूतनाथ, जो भूतनाथ उपन्यास है, इसको किसने पूरा किया था, दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया था। और ये क्या थे, देवकी नंदन खत्री के बेटे थे। आगे जो हम करेंगे वो है गोपाल गहमरी को जासूस उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दोनों ही इंपोर्टेंट है। गोपाल राम गहमरी को जासूस उपन्यासों का, आपको पूछ सकते हैं जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक कौन था, गोपाल गहमरी। कौन था जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक, गोपाल गहमरी। तो आप इन दोनों को बहुत अच्छे से याद करोगे, आपको दोनों अच्छे से करने हैं। उपन्यास देखो इसके कौन कौन से हैं, अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन, जासूस की भूल, अद्भुत लाश। और गोपाल गहमरी को हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे जितने स्टार लगाओ उतने कम है, आप इसको अच्छे से कर लेना। ये कोई स्टेटमेंट ऐसे कैसे आ जाती है, गोपाल गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। और जो आपके इसके उपन्यास है, देखो बिल्कुल अलग से लग रहे होंगे, इनको याद करने की भी मैं एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे जब मैंने इन उपन्यासों को बुक के अंदर देखा था, तो बिल्कुल अलग से लग रहे थे सब, इनके जो उपन्यास हमने पीछे पढ़े इन सबसे अलग है। देखो अद्भुत लाश होती है, अलग सी लाश। देखो जब किसी की अद्भुत लाश मिलती है, और ये किसकी रचना होगी, अद्भुत खून। जब अद्भुत लाश और अद्भुत खून मतलब अद्भुत खून मतलब मर्डर वगैरह, तो क्या करते हैं लोग, जासूस करते हैं, जासूसी कर, जैसे मूवी वगैरह फिल्म वगैरह देखते हैं, तो उनके ऊपर क्या करते हैं, कोई भी ऐसी लाश मिल जाती है तो उसके ऊपर क्या करते हैं लोग, जासूस करते हैं। बेकसूर की फांसी, जब भी किसी बेकसूर को फांसी दे देते हैं तो लोग उसके ऊपर भी जासूसी करते हैं कि इसको फांसी क्यों दी गई। सर कटी लाश, किसी की वही बात है जी, किसी की ऐसी लाश मिलेगी सिर कटी हुई, तो उसके ऊपर पूरी पुलिस क्या करती है, इंक्वायरी करती है, जासूसी करती है। जासूस की भूल, देखो इससे तो आप ऐसे ही कोरिलेट कर लोगे, जासूसी उपन्यास है तो जासूस की भूल, ठीक है। तो आपको इनको बहुत अच्छे से करना है। अब हम ये जो हमारे उपन्यास हैं प्रेमचंद युग से पूर्व के उपन्यास जो हमने आज ये सभी करे हैं, ये उपन्यास हैं जो प्रेमचंद युग से पूर्व के उपन्यास हैं। जो प्रेमचंद पूर्व का युग है वो है प्रेमचंद से पूर्व का युग है वो है 1800
82 से 1905 तक के समय को प्रेमचंद से पूर्व का युग बोल देते हैं। जितने भी मैंने आज आपको उपन्यास करवाए हैं वो सभी प्रेमचंद के पूर्व के युग के प्रेमचंद से पहले के युग के हैं। तो अब जब हम आगे के उपन्यास करेंगे वो प्रेमचंद के युग के करेंगे, प्रेमचंद के उपन्यास करेंगे। और आप ऐसे ही देखो, जब आप बार बार रिवीजन करोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये याद हो जाएंगे। क्योंकि एक बार देखो, मैं नहीं कहती एक बार पढ़ने से किसी को याद होते हैं, बार बार रिवीजन करने से ही याद होते हैं। यदि आप इस क्लास को 1 या 2 बार देखोगे तो आपको मैं गारंटी देती हूँ आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और इन ट्रिक को आप एक बार फॉलो करना, और फॉलो करने के बाद आप कोई भी कॉपी में लिख के देखना इनको। जब आप बार बार लिखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे मैंने जो वीडियो आपकी डाली हुई थी भगवती चरण वर्मा की, आप देखो उनको एक बार पढ़ के देखो, जो मैंने ट्रिक बनाई है उसके बाद आप खुद बोलोगे भी हाँ मैम भूल नहीं लगती। तो इसी तरह मैंने इनको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो अब हम करेंगे प्रेमचंद के